हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज के मेंस करंट अफेयर सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको आप जानते तो हैं, बट उसके बारे में आपको और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी करंट अफेयर्स में भी चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर स्कीम। तो चलिए दोस्तों, इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है जो इसके बारे में हम मनरेगा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मनरेगा जो है अब आउट ऑफ फंड्स हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि जितना बजट एलोकेट किया गया था मनरेगा के लिए वो सारा खर्च हो चुका है और अब 21 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिन्होंने जो भी एलोकेटेड फंड था उससे ज्यादा ऑलरेडी वो खर्चा कर चुके हैं एज ऑन 29 अक्टूबर 2021। इसमें जो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो इंडिया का मैप दिखाया गया है, उसमें जो भी स्टेट्स ब्लैक में दिए गए हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी अपना सारा एलोकेटेड फंड खर्च कर चुके हैं या उससे भी ज्यादा वो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, इन्होंने एक्सेस में खर्चा कर चुके हैं। तो 21 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि एलोकेटेड फंड से ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अगर आप बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो निगेटिव नेट बैलेंस है, निगेटिव नेट बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है एज कंपेयर टू देयर एलोकेटेड फंड्स, तो आंध्र प्रदेश ने लगभग 2300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं, वहीं तमिलनाडु ने लगभग 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम आज मनरेगा की बात कर रहे हैं। अब मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये कब आया था? ये आया था 2005 में। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू करी थी। इसका नाम पहले था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर एक्ट, 2005 में लागू हुई थी। इसका जो नाम है उसके आगे महात्मा गांधी लगाया गया 2010 में। ठीक है, ये क्यों लाई गई थी? ये लाई गई थी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और क्या दे रही थी? ये गारंटी थी कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गारंटीड वर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राइट टू वर्क, कि राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट करवाना चाहती थी गवर्नमेंट, उसके लिए उन्होंने मनरेगा लागू किया। मनरेगा में क्या मिल रहा था? गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। कितने दिन का? 100 डेज ऑफ गारंटीड अनस्किल्ड वर्क टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा? वो अनस्किल्ड वर्क होगा और रूरल हाउस होल्ड्स को ही मिलेगा। आज मनरेगा एवरी डिस्ट्रिक्ट कवर करती है इंडिया की, एक्सेप्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव 100% अर्बन पॉपुलेशन। अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट को जो है मनरेगा कवर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, या वो मिनिस्ट्री है जो कि इस स्कीम को मॉनिटर करती है, इसको इंप्लीमेंट करवाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की लागू होती है एक्सेप्ट फॉर दोज डिस्ट्रिक्ट जहां पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है। 100 डेज ऑफ गारंटीड अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करती है रूरल हाउस होल्ड्स को, और क्या है, एक राइट टू वर्क को भी इंप्लीमेंट करवाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस स्कीम के? देखिए, जब ये स्कीम लागू की गई तो इसके मेजर 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था लाइवलीहुड सिक्योरिटी। रूरल एरियाज में जो मेजर एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है? वो एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर कैसा है? वो सीजनल नेचर है।
है ना। एग्रीकल्चर में हमेशा 12 महीने काम नहीं होता है लेबर के पास, तो वहां पर क्या होता है, सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो बाकी टाइम लोग क्या करते हैं, या तो माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज में या कुछ और अपना काम की जुगाड़ करते हैं। तो इसलिए उनके पास एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि एग्रीकल्चर उनको 12 महीने काम नहीं प्रोवाइड कर सकता था। तो इसलिए उनको कुछ और लाइवलीहुड भी चाहिए था, सो दैट वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सके, वो अपने परिवार को ठीक तरीके से चला सके। तो इसलिए जो पहला ऑब्जेक्टिव वो ये था कि रूरल एरियाज में लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिले लोगों को। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था कि इस स्कीम के जरिए क्या हो, जो काम मिले लोगों को, उससे रूरल एरियाज में एक एसेट बेस तैयार होना चाहिए। जब एक एसेट बेस तैयार होगा तो उससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी, गांव की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। तो ये इन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। मनरेगा के की फीचर्स क्या है, एक एक करके जानते हैं। पहला ये है कि इट इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। मतलब कि क्या, अगर कोई भी रूरल हाउस होल्ड का मेंबर जो है वो वर्क डिमांड करता है गवर्नमेंट से, तो उसको काम देना पड़ेगा विद इन 15 डेज। जब आप एनरोल करते हैं, जब आप वर्क डिमांड करते हैं इस स्कीम में, तो उसके विद इन 15 डेज गवर्नमेंट को आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, जब हमारा कोई प्रोजेक्ट आएगा तब आपको काम मिल जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। विद इन 15 डेज क्या होगा, आपको काम देना पड़ेगा अगर आप एनरोल करते हैं इस स्कीम में। तो दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर आपको 15 डेज के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है तो उसके बदले में आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा सरकार की तरफ से। टाइमली पेमेंट, जो भी आपने काम किया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज आपको जो है आपकी पेमेंट मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती है 15 डेज के बाद तो आपको गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी। वो होगा 0.05% जो भी आपकी डेली वेज है मनरेगा की, उसका 0.05% हर दिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। विमेन एम्पावरमेंट, 1/3 जो भी बेनिफिशियरीज होंगे इस स्कीम के, दे शुड बी विमेन। मतलब अगर 100 लोग काम करेंगे मनरेगा के अंदर, अगर 100 लोगों का एनरोलमेंट होना है तो उसमें से जो 33 हैं वो विमेन होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेज एक्ट है वो मनरेगा पर लागू होता है। मतलब किसी स्टेट में जो भी मिनिमम वेजेस है उससे कम आप मनरेगा वर्कर को पेमेंट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे। सोशल ऑडिट, इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए एक इसमें प्रोविजन दिया गया है कि मैंडेटरीली सोशल ऑडिट होगा बाय द ग्राम सभा। एक और जो इसका की फीचर ये है, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, इसको आपकी पंचायत जो होती है गांव की वो इंप्लीमेंट करती है। वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। जो फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो 75% जो फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और 25% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, और इंप्लीमेंट करती है आपकी पंचायत। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि मनरेगा ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, तो मनरेगा ने पिछले 15 सालों में अराउंड 31 बिलियन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है। गवर्नमेंट ने लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है इस पे खर्चा किए हैं मनरेगा पर। मतलब कि इतना पैसा जो है वो लेबर क्लास के हाथ में गया है। Since 2006, more than 30 million water conservation related assets have been created in the country's rural areas. रूरल एरियाज में 3 करोड़ से ज्यादा वाटर कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे कहना चाहिए जो पॉन्ड्स थे या बाकी सारे वाटर कंजर्वेशन मेजर्स थे उनको रिवाइव किया गया है। वाटर को हमने
कंजर्व किया है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हमने एक इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी निभाई है मनरेगा ने। अगर हम बात करें कि पैंडेमिक के वक्त मनरेगा का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इसमें मनरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि तब क्या हो रहा था, जब ये कोविड पैंडेमिक आया तब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था। मतलब कि सिटी से रूरल एरियाज की तरफ लोग जा रहे थे और उनको क्या चाहिए था, उनको एक लाइवलीहुड चाहिए था, क्योंकि उनकी जो भी एम्प्लॉयमेंट था सिटीज में वो चला गया था, तभी तो वो अपने गांव की तरफ भाग रहे थे। तो गांव में जाकर भी क्या करते, तो उनको एक लाइवलीहुड चाहिए था, सो दैट वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। और उनके रेस्क्यू के लिए कौन आया, उनके रेस्क्यू के लिए आया मनरेगा। मनरेगा ने उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा। तो 11 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम मिला इन दी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। ये अभी तक का हाईएस्ट था। अगर 2019-20 से कंपेयर करें वर्क वाइज, तो 42% लगभग ज्यादा लोगों ने काम किया है। एक्सपेंडिचर वाइज देखें तो 62% हायर एक्सपेंडिचर हुआ है। सरकार ने भी 40,000 करोड़ एडिशनल बजट दिया मनरेगा को इन 2020-21, सो दैट जो भी लोग गांव वापस जा रहे हैं वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, उनको एक एम्प्लॉयमेंट, एक लाइवलीहुड उनको मिल सके। तो मनरेगा वहां पर रेस्क्यू के लिए आया। तो जो भी हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, जो वल्नरेबल सेक्शंस थे, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी मनरेगा ने। तो ये मनरेगा की परफॉर्मेंस की बात हो गई। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि मनरेगा का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है रूरल डेवलपमेंट का। रूरल एरियाज में जब एसेट बेस क्रिएट हो रहे हैं तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट भी होता है। जैसे मैं बात करूं, एक केस स्टडी है एमपी के गांव की, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। वहां के एक गांव में जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए, उसकी वजह से जो इंटरनल माइग्रेशन था वो रिड्यूस हो गया काफी हद तक। क्योंकि जब वाटर कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए, लैंड कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए, तो लैंड और वाटर जो है गांव का अगर कंजर्व होता है तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों को मिलती है। जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो इंक्रीज हुई। जो कहना चाहिए कम्युनिटी एसेट्स बने थे वाटर कंजर्वेशन की वजह से वो क्रिएट हुए। तो लोगों ने फिर से फार्मिंग करना वहां पर शुरू किया, माइग्रेशन रुका, रूरल एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस गांव का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। तो जो प्रेशर था सिटीज की तरफ वो कम हो गया। टैकलिंग वाटर स्ट्रेस, अभी जैसे मैंने बताया लगभग 3 करोड़ वाटर कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं और इसकी वजह से हमने लगभग 29,000 क्यूबिक मीटर्स पानी को सेव किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये कंसीडर करते हुए कि बाय 2050 तक इंडिया जो है वाटर स्कार्स कंट्री होगा, खास करके सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। तो उस समय पे मनरेगा जो है कहना चाहिए एक सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए, जहां पर हम इतना वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं और इतना सारा पानी हमने आज तक अभी तक सेव किया है पिछले 15 सालों में। कर्टेलिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको ये केस स्टडी दी है सिद्धि डिस्ट्रिक्ट की, इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है मनरेगा ने। जिसने कर्टेल किया है डिस्ट्रेस माइग्रेशन। डिस्ट्रेस माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक माइग्रेशन तो होता है कि आप अपनी मर्जी से करते हैं, आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है। सपोज कीजिए कि आज मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, मुझे मुंबई में कोई जॉब मिल रही है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ज्यादा पैकेज मिल रहा है, तो मैं मुंबई चला गया। ये मैं अपने मन से गया, मेरी जरूरत थी, मेरी नीड थी, मैंने चला गया, मुझे अच्छा लगा। एक होता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जब आपकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि यहां पर जहां पर अभी आप हैं वहां पर ना आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना कोई लाइवलीहुड है, तो आपको मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है। आपकी मजबूरी है, आप इतने डिस्ट्रेस या परेशानी में है कि आपको कहीं और माइग्रेट करना पड़ रहा है, तो वो होता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन। तो इसको डिस्ट्रेस माइग्रेशन को काफी हद तक रोका है। ओडिशा से
जो उनकी बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी जैसे कालाहांडी, वहां से डिस्ट्रेस माइग्रेशन काफी हद तक रुका है, क्योंकि उड़ीसा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मनरेगा में, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है और एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड किया है जो 100 डेज से भी ज्यादा। तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट से जो कि पुअरेस्ट और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया की, वहां से जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन था वो रिड्यूस हुआ है। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को एम्पावर किया है, क्योंकि 1/3 जो बेनिफिशियरीज हैं अगर आप देखें तो वो कौन है, विमेन। और एक्चुअली में जब जाएं तो लगभग 50% जो बेनिफिशियरीज हैं मनरेगा के, दे आर विमेन। और विमेन को इन्होंने जॉब प्रोवाइड किया है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। जब विमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है तो जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है हाउस होल्ड में वो इंक्रीज होती है, तो विमेन एम्पावरमेंट होता है। बैटलिंग अनसर्टेनिटीज, देखिए जब कोविड पेंडेमिक आया तो ये अचानक से आया, किसी को पता नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। अब सिटीज में जॉब नहीं रहा, लोगों को वापस आना पड़ा, तो उस वक्त कौन आया बचाने के लिए, उस वक्त मनरेगा आया रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया। तो अगर ऐसी कोई अनसर्टेनिटी होती है आगे चल करके भी तो मनरेगा उसमें काफी हेल्पफुल हो सकता है। कम्युनिटी एसेट्स, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए, बहुत सारे जोहाट्स बनाए गए जो कि क्या होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं। राजस्थान में बहुत सारे क्रिएट किए गए हैं, हरियाणा में बहुत क्रिएट हुए हैं। तो ये कम्युनिटी एसेट्स हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं है, किसी इंडिविजुअल ग्रुप के नहीं है, ये पूरे गांव के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट किए गए हैं जिसका फायदा जो बॉटम ऑफ द सेक्शन के लोग हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनको इन कम्युनिटी एसेट्स का फायदा मिलता है। तो ये सिग्निफिकेंस है मनरेगा का, लेकिन साथ ही साथ कुछ इश्यूज भी हैं मनरेगा के। वो क्या इश्यूज हैं? सबसे पहला है कि रिडिकुलसली लो वेज रेट। एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम वेज देनी पड़ेगी, बट 17 ऐसे स्टेट्स हैं जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर कि जो मिनिमम वेजेस हैं एग्रीकल्चर की वो भी नहीं पे कर पा रहे हैं। 17 स्टेट्स ऐसे हैं। तो जब आप मिनिमम वेजेस भी नहीं दोगे तो जो लोगों का एंथुजियाज्म है, जो लोगों का एक लगता था कि हम मनरेगा में काम करें हमें काम मिलेगा, तो लोगों की जो एक कहना चाहिए कि वो अब काम नहीं मांगने आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने कम पैसे में कौन काम करेगा पूरे दिन। तो एक ये डिमांड जो थी मनरेगा के काम की, वो डिमांड रिड्यूस हो गई है। इनएडुकेट फाइनेंसिंग, जो भी बजट से पैसा मिल रहा है दैट इज इनएडुकेट। जो बजटरी एलोकेशन है आर इनएडुकेट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ मनरेगा। उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वैसे तो एक्ट में दिया गया है कि 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, बट ये जो 15 डेज का क्राइटेरिया है ये फॉलो नहीं हो रहा है। 15 डेज में भी पेमेंट नहीं हो रही है, उसमें डिले होता है। और सबसे बड़ी बात जो कि अगर डिले होता है पेमेंट में तो सरकार को जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है वो भी नहीं हो रही है। तो जो कहना चाहिए जो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो भी नहीं मिल पा रही है। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स, मनरेगा में किसी काम को स्टार्ट कर दिया गया बट वो वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ना तो वर्क मिल पाता है, ना ही जो रूरल एसेट हैं वो आपके क्रिएट हो पा रहे हैं। उसके रीजन चाहे कुछ भी हो कि लेबर नहीं मिल रही है, फंड्स नहीं आ रहे हैं पीछे से, तो कुछ भी रीजन होता है, बट लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क आज के दिन पर है। इनइफेक्टिव रोल ऑफ पीआरआई, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है मनरेगा की? इट इज हमारी जो पंचायत है, और पंचायत के जो फंक्शनरीज हैं वो इतने ट्रेंड नहीं है। जो ग्राम सभाज हैं उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इफेक्टिव सोशल ऑडिट कर पाए। उसकी वजह से जो मनरेगा है
उसका काम हैम्पर होता है। ना तो पंचायत जो है ठीक तरीके से वर्कआउट कर सकती है कि उनको किस तरह का काम करवाना है या किस तरह से उसको इफेक्टिवली करवा सकते हैं, और ना ही ग्राम सभा जो है इतनी कैपेबल है कि वो एक इफेक्टिवली सोशल ऑडिट कर पाए। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, ऐसा बहुत हुआ है कि जो नकली जो जॉब कार्ड्स है मनरेगा के वो बने हैं। जो पंचायत फंक्शनरीज हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों के जो है कार्ड बनवा दिए गए हैं, फेक कार्ड्स बनाए गए हैं, एनरोलमेंट दिखा दिया गया है जबकि कोई काम हुआ ही नहीं है। तो ऐसे सब जो है एक ये स्कैम चल रहा है मनरेगा में। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि मनरेगा को लेकर के हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, उसने कुछ सजेशन दिए हैं मनरेगा को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला जो उनका सजेशन है वो है रेगुलेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, कि जो भी जॉब कार्ड्स बन रहे हैं उनको ठीक से रेगुलेट होना चाहिए, उनका फैब्रिकेशन रुकना चाहिए, जो भी काम किया गया है उसकी एंट्री होनी चाहिए। इस तरह से जो जॉब कार्ड्स बन रहे हैं उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। सेकंड उनका सजेशन है जो पार्टिसिपेशन है वीमेन का उसको और इंक्रीज करिए। कुछ स्टेट्स में तो 50% तक है, कुछ स्टेट्स में 1/3 है, तो अलग अलग है, 33% से लेके 50% तक है। बट स्टैंडिंग कमेटी का यह कहना है कि जो वीमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये देखा गया है कि जब वीमेन की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है तो जो हाउस होल्ड्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो विमेन है वो पहले अपने घर के लिए खर्चा करती हैं। तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का सजेशन है कि अगर आपको रूरल हाउस होल्ड्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, रूरल एरियाज में लोगों की कंडीशन को इंप्रूव करना है, तो ज्यादा से ज्यादा विमेन को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए अंडर मनरेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटीज, एक जो सेक्शन है जिसको बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, वो है पर्सन विद डिसएबिलिटीज। तो स्टैंडिंग कमेटी का यह कहना था कि इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने चाहिए, और जो पर्सनल हैं जो मनरेगा को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज से जो ग्रसित हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स में, सो दैट इनका भी एम्पावरमेंट हो सके। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, 2010-11 में 27 जो % ऑफ फंड्स थे वो अनयूटिलाइज्ड रह गए। इसके बाद भी ये समस्या देखने को मिली है कि जो भी एलोकेटेड फंड है उसको भी ठीक तरह से खर्चा नहीं कर पा रहे, कहीं पर ऐसा हो रहा है कि मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना था कि आप जो है जो भी फंड दिए गए हैं आप उनको ठीक से यूटिलाइज करिए, कोई भी अनयूटिलाइज्ड फंड नहीं रहना चाहिए। अगर अनयूटिलाइज्ड फंड रहता है किसी भी स्टेट का तो उसको जो है एनालाइज करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को देखना चाहिए कि वहां पर फंड्स क्यों नहीं यूटिलाइज हो पा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड कन्वर्जेंस, अब देखिए इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं दे आर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हिमाचल का अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, उत्तर प्रदेश का अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, केरला एक अलग लेवल पर है। तो सभी के लिए एक स्कीम जो है वो ठीक से काम नहीं कर सकती। एक ही प्रोजेक्ट अगर आप हर स्टेट में लागू करवाएंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, उसका सही बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किया है कि स्टेट को ये अथॉरिटी होनी चाहिए, ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने स्टेट स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सके, क्योंकि हर स्टेट की जो नीड है वो डिफरेंट है। तो अपनी नीड के हिसाब से वो अपने प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर पाए, उनको इंप्लीमेंट कर पाए, ये फ्रीडम जो है स्टेट्स के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कन्वर्जेंस भी होना चाहिए। मनरेगा का कन्वर्जेंस किससे होना चाहिए, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्टेट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्रिएट करना है, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव में, तो वो वहां पर लेबर पार्ट जो है वो मनरेगा से आ सकता है,
तो इस तरह से क्या होगा, जो लेबर कंपोनेंट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्रिएट करने की जो लेबर चाहिए, जो काम लोगों को मिल सकता है, वो मनरेगा के थ्रू करवा देना चाहिए और बाकी काम जो है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से आना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि स्कीम का कन्वर्जेंस होगा, लोगों की जो स्किल है, जो काम कर रहे हैं मनरेगा में, वो भी इंप्रूव होंगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट बनेगा, रूरल एसेट्स क्रिएट होंगे, जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, वो कम होगी। क्योंकि अदरवाइज अगर आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाते तो अलग से आप लेबर को पैसा देते, मटेरियल कॉस्ट देते, अगर वो मनरेगा से आ रही तो वो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और जो डिफरेंट स्कीम्स है उनके बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए। नेक्स्ट था पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 15 डेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए एज पर दी एक्ट, पर वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दीजिए, अदरवाइज क्या होगा, ये सप्लाई ड्रिवन स्कीम हो जाएगी रादर देन डिमांड ड्रिवन। डिमांड ड्रिवन था कि जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट मांगेगा सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। सप्लाई ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि सरकार के पास जब काम आएगा तो वो आपको देंगे। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात की गई थी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं मनरेगा में तो आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए, सो दैट ये डिमांड ड्रिवन स्कीम बनी रहे। बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, नेशनल लेवल मॉनिटर्स जो हैं वो बिठाए गए हैं, जो स्कीम को मॉनिटर करते हैं। बट स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मॉनिटरिंग की वो इंक्रीज होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए मैंडेटरीली एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में इस स्कीम का सोशल ऑडिट होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। जो नेशनल लेवल मॉनिटर्स हैं उनको भी अपनी मॉनिटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ फंक्शनरीज, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, वो हमारी पीआरआईज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसकी जो फंक्शनरीज हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी वो इतनी नॉलेज नहीं है, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने बताया, कि वो इस स्कीम को ठीक से इंप्लीमेंट करवा पाए। तो इसलिए इन फंक्शनरीज की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, सो दैट ये प्लानिंग कर पाए, ठीक से अकाउंटिंग कर पाए और ठीक से इसकी मॉनिटरिंग कर पाए, सो दैट मनरेगा जो है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके। तो दोस्तों ये था मनरेगा के बारे में, जहां पर हमने स्कीम के बारे में डिटेल में जाना कि स्कीम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या परफॉर्मेंस रहा है इसका, क्या इश्यूज एंड सिग्निफिकेंस और वे फॉरवर्ड। तो दोस्तों मनरेगा की जो है वो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट स्कीम रही है, फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की। तो इससे जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे भी ये आपके सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो प्लीज आप इस लेक्चर को देखिए और नोट्स जो दिए गए हैं उनको भी रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।